गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ अर्जुन कुमार सिंह, आपके बायोलॉजी एजुकेटर। और बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे थंबनेल लगा हुआ है, आज से शुरू हो गया है एक हमारे यूट्यूब चैनल पे, टीएमसी हिंदी माध्यम वाले यूट्यूब चैनल पर क्रांति बैच। क्रांति बैच बच्चों, इस क्रांति बैच में आपको बिहार बोर्ड के हिंदी माध्यम से पढ़ रहे 12th के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि आज से हम और हमारे सर, जो टीम, जो सर हैं, सारे लोग मिलकर के और क्रांति बैच शुरू कर रहे हैं। और इसमें मिलेगा क्या आपको? तो संपूर्ण 12th का जो सिलेबस है साइंस का, वो कवर कराया जाएगा। और बच्चे, जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे पीछे थंबनेल लगा हुआ है बायोलॉजी का, तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और आज से बायोलॉजी क्लास को शुरू किया जा रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि क्लास 12th के जो सिलेबस है बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बच्चों देखो, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें आप समझ गए तो फिर आपसे कोई एग्जाम जो है वो बचेगा नहीं, हर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और आपका तो एक 12th का बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो इसको तो पास करना बहुत ही सिंपल है बाबू। जैसे क्या है ना कि आप बिहार बोर्ड को बहुत ही आसानी तरीके से पास कर सकते हैं। और बायोलॉजी में कैसे पास करेंगे इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पास नहीं बाबू, हम टॉप करने की बात करेंगे। देखो, बायोलॉजी आपसे पूछेगा 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछेगा? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें से आपको इसमें से आपको देखने को मिलेगा 100 मार्क्स टोटल बायो में आपको मिलेगा। और ये 100 मार्क्स में आप 70 नंबर जो है आपको एक्सटर्नल एग्जाम से होगा, और 30 जो है प्रैक्टिकल होता है जो कॉलेज से दिया जाता है। ये 70 जो है आपका एक्सटर्नल जो बोर्ड में एग्जाम होता है, तो वहां आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वो 70 नंबर आपको वहां से मिलेगा। और 30 नंबर प्रैक्टिकल जो कॉलेज देता है। अब ये 70 नंबर की तैयारी हम कैसे करवाएंगे आपको? देखो, एग्जाम पास करना मैंने पहले भी बोला कि बहुत आसान है। तो कैसे आसान है सर, बताइए थोड़ा। देखिए, एग्जाम पास कैसे आसान है। इस 70 नंबर लाने के लिए आपको 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का होगा, राइट? है ना? 35 मार्क्स कहाँ से मिलेगा? ऑब्जेक्टिव से। और 35 मार्क्स आपको मिलेगा सब्जेक्टिव से। और ये 35 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मार्क्स है, इसी की तैयारी हम आपको करवाएंगे। और इतने अच्छे से करवाएंगे ना बाबू। देखो, हम आपको पढ़ाएंगे 12th का सिलेबस। लेकिन समझ जाओ बाबू कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ 12th का एग्जाम ही नहीं, बल्कि अगर अदर कोई एग्जाम में 12th का सिलेबस है और कोई भी एग्जाम में पूछ रहा है, नीट या अदर कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम, और 12th का सिलेबस उसमें इंक्लूड है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आप एक बार हमसे जुड़िए, और जब जुड़ जाइएगा ना तो आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में कि क्या ही कहना। तो 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है प्लस 35 सब्जेक्टिव है। और इस 35 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव है, इसका तैयारी हम कैसे करवाएंगे आपको पता है? पहले तो आपको पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। टॉपिक के जब टॉपिक हमारा चलेगा चैप्टर का, तो जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, जैसे कि आज मेरा क्लास होगा, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं, जस्ट उसका डीपीपी जो होता है, ऑब्जेक्टिव का डीपीपी, वो हम आपको दे देंगे। ठीक है? तो आपके टॉपिक वाइज हम जो है ऑब्जेक्टिव कराते चलेंगे। और हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि एक बात बता रहे हैं, अगर आपको 5 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सही हो गया तो 5 का 5 पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव अगर 5 मार्क्स का आप बना के आए हैं, तो ये 5 मार्क्स आपको मिलेगा कि नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि 5 में से 4 नंबर भी मिले, 3 नंबर भी मिले। और ये कैसे हम कह सकते हैं?
क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव लिखेंगे तो उसमें आपका हैंडराइटिंग वगैरह भी देखा जाता है, आपका लिखने का तरीका कैसा है, आपने आंसर कैसा दिया है क्वेश्चन का। और एक और बात है बाबू, देखो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में तो मार्क्स वगैरह ठीक है, और डिपेंड करता है कि जो आपका कॉपी चेक करने वाले टीचर है उनका मूड कैसा है, ठीक है। अगर मूड अच्छा है तो आपका मार्क्स तो अच्छा आ जाएगा। और मान लो कि घर से वो पत्नी से पिटाई खा के आए हैं, ठीक है, लगा है उनको, तो अब जानते हैं पत्नी से तो कोई नहीं जीता है, तो अपना वो जो टीचर है जो आपके कॉपी चेक कर रहे हैं वो अपना गुस्सा कहाँ उतारेंगे बताओ। और आपने 5 नंबर में बड़े सुंदर राइटिंग लिख के आए हैं, बड़े अच्छे से लिख के आए हैं, और घरवाली से हुआ है झगड़ा सर का, तो क्या होगा, नंबर कटेगा, है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में ये 5 मार्क्स, अगर आप 5 ऑब्जेक्टिव याद करके गए हैं तो 5 का 5 नंबर मिलेगा, इसमें काटने वाला कोई है नहीं। ये होता है कंप्यूटर या मशीन से चेक, और आपको पता है कि मशीन के पास पत्नी नहीं होती है ना। तो जब पत्नी नहीं है तो पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आपने सिलेबस पढ़ा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो सर एग्जाम पास करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रखता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए डीपीपी कराएंगे, और साथ ही साथ चैप्टर खत्म होते ही आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, असाइनमेंट। और उसके बाद अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है बाबू, अभी सुन लो कि क्या क्या हम कराने वाले हैं इस क्रांति बैच में। तो आपको डीपीपी, असाइनमेंट, ठीक है, और आपको पीवाईक्यू करवाएंगे, प्रीवियस ईयर जितने ऑब्जेक्टिव हैं जो पिछले कई वर्षों से एग्जाम चल रहा है, जो भी पूछा गया है वो सारे पीवाईक्यू करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का कराएंगे। कि बच्चे हम लाए हैं कौन सा बैच पता है, क्रांति बैच, और कहते हैं कि जो ठान लिया वो करके दिखलाएंगे, जो ठान लिया वो करके दिखलाएंगे, और क्रांति बैच वाले हैं हम तो दुनिया को झुकाएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है बायोलॉजी। बड़े आसान बात है बायोलॉजी पढ़ना, देखिए मेरे से पढ़ेंगे तो मेरे से तो हम तो आसान ही कहेंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे ही ऐसा कि आपको आसान लगेगा। देखिए बायोलॉजी क्या है बताऊं आपको, जैसे आप जानते हैं कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी को कहा जाता है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान आया कहां से, तो जीव विज्ञान जो है ये विज्ञान का एक भाग है, विज्ञान का एक भाग है। और जीव विज्ञान में पढ़ा जाता है सजीवों के बारे में, किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, सजीवों के बारे में। तो कह सकते हैं सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। बाबू देखो सबसे पहले हम आपको थोड़ा जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि आखिरकार जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में, सजीवों के बारे में। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को ही इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी के जनक कौन है, देखिए अगर जब आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, वो कहाँ से आए हैं, ठीक है, पिताजी कौन है, तभी तो जान पहचान अच्छी होती है ना। तो जान पहचान अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो हम समझ गए कि बायोलॉजी किसका भाग है, विज्ञान का। अब पढ़ेंगे कि विज्ञान के जनक कौन है। तो विज्ञान के जनक कौन है जानते हैं आप लोग, विज्ञान के जनक है अरस्तु। कौन है जनक, पूछे तो याद रखिएगा बाबू कि विज्ञान के जनक है अरस्तु। और इन अरस्तु को ही अंग्रेजी में लिखा जाता है एरिस्टोटल, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, एरिस्टोटल। तो याद रखिएगा इंग्लिश में एरिस्टोटल और हिंदी में अरस्तु। विज्ञान जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और ये जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, जैसे देखिए पिताजी अलग होते हैं
और जो नाम होता है, जैसे हमारा नाम है, तो हमारा नाम का पहले भी कोई प्रयोग किया होगा ना, तो हमारे नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? कोई करने वाला होगा। वैसे ही जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दो वैज्ञानिक है, दो वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्रयोग। अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, क्या नाम है पता है आप लोग को? अगर पता हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं पता है तो फिर तो हम हैं ही। तो प्रयोग करने वाले हैं लैमार्क, ठीक है, लैमार्क और ट्रीवेरेनस, ट्रीवेरेनस, ये दो वैज्ञानिक हैं, ठीक है। लैमार्क जो है फ्रांस के हैं और ट्रीवेरेनस जो है ये जर्मनी के हैं। और ये दोनों वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले 1801 ईस्वी में, कब किया था याद रखिएगा, कब किया था? तो 1801 या 2 ईस्वी में, एक और दो दोनों देता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि लैमार्क और ट्रीवेरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 ईस्वी में किया था, ठीक है। आपको पता चला कि बायोलॉजी कहाँ से आया, ज्ञान का भाग है। बायोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी के जनक कौन है? तो जनक है अरस्तु। और सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द प्रयोग करने वाले कौन थे? तो प्रयोग करने वाले हैं दो वैज्ञानिक जिनका नाम है लैमार्क और ट्रीवेरेनस, ठीक है। कब किया था? तो 1801 ईस्वी में। अब बायोलॉजी के बारे में इतना पता चल गया। अब बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे साइंस, और साइंस में ही साइंस का ही तीन किताब पढ़े होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और 12th में आए होंगे तो साइंस में सारे सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़ना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब अलग अलग 70-70 नंबर या 100-100 नंबर का एग्जाम होता है यहाँ पे। तो ऐसे ही बायोलॉजी को भी आगे चल करके दो भागों में बांट दिया जाता है। और बायोलॉजी को जो दो भागों में बांटा गया है, तो बायोलॉजी का दो भाग यानी कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट है, अगर पहला की बात करें तो एक है जंतु विज्ञान। कौन है? जंतु विज्ञान, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में जूलॉजी। क्या कहा जाएगा? जूलॉजी, ठीक है। और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। कौन से विज्ञान? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। और इसको कहा जाता है बोटनी। क्या कहा जाएगा? बोटनी। बस समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पढ़ाएंगे। देखिए बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया? दो। एक है जंतु विज्ञान, दूसरे है वनस्पति विज्ञान। अब जंतु विज्ञान, अच्छा बताइए बायोलॉजी को दो भागों में क्यों बांट दिया गया? जब सजीवों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो इसको क्यों दो भागों में बांट दिया? तो देखिएगा, सजीवों में दो प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। एक सजीव वे होते हैं जो जैसे जीव जंतु को देख रहे हैं, ये चलन की प्रक्रिया करते हैं, जनन की प्रक्रिया करते हैं, इनको हम खाते हुए देख सकते हैं, इनको हम चलते हुए देख सकते हैं, ये खाना बनाते हैं वो देख सकते हैं। जैसे मनुष्य की बात कर रहे हैं हम, तो आप देख रहे हो ना कि हम जितने क्रिया कर रहे हैं, खाना खाने का, खाना बनाने का, ये सारे काम और जीव जंतु भी करते हैं। लेकिन एक ऐसे भी जीव जंतु है जो ना चलते हैं ना बोलते हैं, उनका खाना भी बनता है, ठीक है, वो सजीव भी है, पेड़ पौधे। तो देखिए पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों की क्रियाएं अलग है, मतलब जीवन दोनों तो है सजीव, लेकिन कुछ क्रियाएं पेड़ पौधों का अलग है, जीव जंतु का अलग है। और दोनों को एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है। और एक है जंतु विज्ञान, जूलॉजी। समझ में आ रहा है? जंतु, जंतु मतलब समझ में आ रहा है ना कि जो जीव जंतु, और जीव जंतु के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो कौन सा विज्ञान पढ़ना पड़ेगा? जंतु विज्ञान। और अगर आपको पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना है, तब आप पढ़ेंगे कौन सा विज्ञान? वनस्पति विज्ञान।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ बाबू कि जंतु विज्ञान कहते किसको है, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है कि जंतु विज्ञान क्या है। तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करेंगे बताओ जी? जीव जंतु के बारे में, जीव जंतु के बारे में, बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान। अब देखिए, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? क्वेश्चन पूछता है कि बताओ जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो आपको बता दें कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जनक पूछे जंतु विज्ञान के, तो जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इनको अंग्रेजी में कहा जाता है एरिस्टोटल। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो जीव विज्ञान के जनक है वही जंतु विज्ञान के जनक है। और जंतु विज्ञान के बारे में अरस्तु ने जीव जंतु का कम से कम 500 प्रजातियों के बारे में पढ़े थे और एक बुक लिखे हैं जिनका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। अगर अरस्तु का बुक के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, अरस्तु साहब का बुक कौन है? वो बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया, एनिमेलियम। ठीक है, ये है बुक का नाम। और इस बुक में अरस्तु ने लगभग 500 से ज्यादा जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया है और उनके बारे में लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान कहते किसको है? तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। अब बात करेंगे हम आपसे कि वनस्पति विज्ञान क्या है। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में सिंपल है, क्या बताइएगा सर? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। तो अध्ययन किसके बारे में किया जाएगा? तो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना, पेड़ पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा बताओ जी? वनस्पति विज्ञान। क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान के भी कोई जनक है क्या सर? बताइए। हाँ होंगे, कोई तो बनाया होगा ना वनस्पति विज्ञान का, विज्ञान को। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है बताओ जी? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है, अगर आप लोग को आ रहा है ना तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे जरूर, और लिखेंगे तो आपको और याद हो जाएगा। ठीक है, और नहीं आता है तो फिर तो हम हैं आपके लिए। ठीक है, आपको जो नहीं आएगा बायोलॉजी में वो, उसके लिए हम हैं आपके लिए, सदैव खड़े हैं। ठीक है, सिर्फ आप हमसे जुड़े रहिए। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रिस्टस। कौन है? थियोफ्रिस्टस। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? परेशानी होगा भी नहीं, क्योंकि आप ऐसे जगह आए हैं ना जहाँ परेशानी को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रिस्टस। ठीक है, और थियोफ्रिस्टस का भी एक बुक आता है, इस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। थियोफ्रिस्टस का बुक है कौन सा? तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम, PLANTRIUM। ठीक है, ये बुक है थियोफ्रिस्टस का। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे आपके सिलेबस को, क्लास 12th में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, आप कैसे पास करेंगे, क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे आप क्लास 12th में, तो इसके बारे में आपको अब हम बताते हैं। आपके क्लास 12th में, ठीक है, हम आपको पढ़ाएंगे NCERT बुक। कौन से बुक पढ़ाएंगे बाबू? NCERT। और NCERT बुक आपको 100% पढ़ाएंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन करके पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
आप या बोर्ड का तैयारी करो या हिंदी मीडियम से नीट का तैयारी करो, हर एग्जाम को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा वादा है कि आपको सिर्फ जुड़ गए ना हमसे, तो आप एक भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया बायो से क्लास 12 के सिलेबस से तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन 100% पढ़ाएंगे। और देखिए बाबू, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी में कुल 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर है। और इस 16 चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे नए किताब देखेंगे और कहेंगे सर 13 चैप्टर ही हैं। तो हाँ, तो नए एडिशन तो नए एडिशन का एनसीईआरटी बुक आया है। ठीक है, उसमें 13 चैप्टर है। लेकिन हमारे बिहार बोर्ड जब एग्जाम लेता है, बोर्ड का 12th का जब एग्जाम लेगा, तो आपसे 16 चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। तो बताओ, आपको 16 चैप्टर पढ़ाऊं या 13? 16 पढ़ाऊं ना? 16 पढ़ाऊंगा, तो 16 चैप्टर आपको पढ़ना है। और इस 16 चैप्टर को कैसे बांटा गया है इसके बारे में आप थोड़ा देखिएगा। क्या क्या है 16 चैप्टर में, चैप्टर का क्या नाम है। देखिए 16 चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको सबसे पहला जो चैप्टर या फिर कह सकते हैं कि बायोलॉजी का 12th जो सिलेबस है वो क्या है। बायोलॉजी का सिलेबस आपको 6 यानी कि यूनिट 6 से शुरू होता है और यूनिट 10 तक है। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये 5 यूनिट है, जिसमें यूनिट 6 में आपको देखने को मिलेगा, यूनिट 6 का नाम है जनन। इकाई 6 का क्या नाम है? जनन। और इस जनन वाले यूनिट में कितने चैप्टर देखने को मिलेगा? तो आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेगा। अच्छा, एक बात और क्लियर करा दूं आपको, अगर किसी बच्चे को ये डाउट हो रहा होगा कि सर यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 तक कहाँ गया, अब 6 से क्यों पढ़ा रहा है? तो देखिए, क्लास 12th में बायोलॉजी का केवल एक ही बुक है और यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक आपको क्लास 11th में पढ़ना होता है। अगर आपने 11th पढ़ा होगा तो ठीक है, और नहीं तो जितनी आवश्यकता होगी 12th के लिए 11th में जो बातें हैं, जो चीज पढ़ना है, और उनमें से जो आपको आवश्यकता होगा क्लास 12th के लिए वो हम आपको पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो आप अभी 12th का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, तो आप समझिए कि 12th का सिलेबस में यूनिट 6 से शुरू होता है और यूनिट 6 में आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेगा। 4 चैप्टर कौन कौन है? तो सबसे पहला चैप्टर है जीवों में जनन। कौन सा चैप्टर है? जीवों में जनन। समझ लीजिए बाबू कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पूरे जो 1 साल का भी जो समय है, जब आपका 2027 में एग्जाम होगा, तब तक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो आपको पढ़ना है 4 चैप्टर यूनिट 6 में, जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, और चैप्टर 3 का नाम है मानव जनन। चैप्टर 4 का नाम है जनन वस्त्र। ये 4 चैप्टर आपको यूनिट 6 में देखने को मिलेगा। फिर आपका शुरू होगा यूनिट 7। कौन सा यूनिट? यूनिट 7। और यूनिट 7 का नाम है अनुवांशिकी तथा विकास। ठीक है, यूनिट 7 का क्या नाम है? अनुवांशिकी तथा विकास। और इसमें आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेगा। अध्याय 5, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार। अध्याय 7 विकास। ठीक है, और फिर आपको देखने को मिलेगा यूनिट 8। यूनिट 8 में आपको 3 चैप्टर है और यूनिट 8 का नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। ठीक है, क्या नाम है? मानव कल्याण में जीव विज्ञान। और अध्याय 8 का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक है, अध्याय 9 का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियां। और अध्याय 10 का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो ये कितने चैप्टर देखने को मिलेगा यूनिट 8 में? 3 चैप्टर। ठीक है, फिर आपका शुरू होगा यूनिट 9, जिसका नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, और जैव प्रौद्योगिकी में 2 चैप्टर है, अध्याय 11 और 12। अध्याय 11 का नाम आप देख रहे हैं क्या है?
तो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, और अध्याय 12 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके योग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और फिर इकाई 10 यूनिट 10 जिसका नाम क्या है, पारिस्थितिकी। क्या नाम है, पारिस्थितिकी। और इसमें आपको फिर से 4 चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है जीव और समष्टियां। फिर है अध्याय 14 पारितंत्र, अध्याय 15 जीव विविधता एवं संरक्षण, और अध्याय 16 पर्यावरण के मुद्दे। और ये 16 चैप्टर को हम आपको 16 चैप्टर जो है, सारे चैप्टर को हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि हमारे क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, और जितनी सारी बातें आज हमने बताया, ये आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आज से आपका क्लास शुरू हुआ है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। और अभी आपको जो हमने बताया कि बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है, इन सारे चीजों को आप जब एक नोट का कॉपी जब बनाएंगे, तो आप सारी बातों को लिख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि क्या है। जैसे मान लीजिए कोई पूछ ही दे, आप जीव विज्ञान लिए हैं मेन में, बायो में, 12th में सिलेबस में, और आपको जीव विज्ञान का परिभाषा पता नहीं हो, जीव विज्ञान के जनक कौन है, फिर आपको परेशानी होगी ना। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको करवा दिया। ठीक है, और सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में आपने देख लिया सर, 16 चैप्टर पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है। और ये 16 चैप्टर को मतलब हम आपके साथ मिलकर के मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। बस आपसे हम इतना ही चाहेंगे कि हमारे मेहनत के बदले आप आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करेंगे एक, और आपका एक लाइक, और मेरे से जुड़ने के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, और आप हमें देखेंगे कैसे। तो सब्सक्राइब तो आप कर लेंगे, हमें उम्मीद है। और हम कैसे पढ़ाएं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे एक। और ये था हमारा आज इंट्रोडक्शन का क्लास। बाकी कल से हमने पहले ही बोल दिया कि क्रांति बैच लेके आए हैं, तो इस बार बिहार बोर्ड को झुका देना है। ठीक है, तो फिर कल से हम आपको सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन, यूनिट 6 का, इस जीवों में जनन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आप कल से सही समय से आप आ जाएंगे हमारे क्लास में, और कॉपी किताब लेकर के बैठेंगे और फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज आप एक कमेंट जरूर करें कि कैसा क्लास लगा है। ठीक है, तभी तो हम फिर कल उत्सुकता के साथ आपके लिए आएंगे। आपका कमेंट्स हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि नहीं बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, और अच्छे से तैयारी करके और बहुत बेहतर कंटेंट देंगे आपको कि कहीं भी कोई भी एग्जाम में आप पास कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू। हो गया सर, हो गया सर।